जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का। और इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो JCRT का रियल क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप लोग इसके इंपॉर्टेंट्स को समझ चुके होंगे कि ये JCRT का ही क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं वो आपका बेहतर ढंग से हो पाए। तो पहला सवाल में कहा है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है। नंबर 1 समकालीनात्मक अनुशासन, नंबर 2 मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, नंबर 3 में है द्वैधता पर आधारित आश्रित, नंबर 4 है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय के प्रासंगिक नहीं। ठीक है, तो कौन भूगोल का वर्णन नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल है हमारा। देखिए कुछ सवाल जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो सवाल इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन्हीं को टच करेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पूरा बुक का हम आपको मैराथन करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका मैराथन होगा। एंड आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो लुशियन फेवरे ने, किसने किया? लुशियन फेवरे ने। और आप जो है यहाँ पर इसका ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, याद रखिएगा, टेलर भी कभी कभी लिखा रहता है तो आपको यहाँ पे पूरा नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं होगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, इसको सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आता है, फ्रेडरिक रेटजेल ने। ठीक है, किसने लिखा? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग पहले किसने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो किया है आपका इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया है? इरेटोस्थेनीज ने किया है। अगला सवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो इसका संबंध है नव निश्चयवाद विचारधारा से। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मानव, भूगोल, समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेडरिक रेटजेल का है। किसका है? फ्रेडरिक रेटजेल का है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। कौन नहीं है आपको बताना है। तो मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहा गया फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम आपको बतानी है। तो कुमारी एलन सैम्पल। ऑप्शन नंबर क। आर्थिक भूगोल किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करता है। आर्थिक भूगोल किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करता है, ये आपको बतानी है। तो ये सम्मिलित नहीं करेगा, सांस्कृतिक भूगोल को सम्मिलित नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कौन से घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया? मानवीय घटक को। किसको? मानवीय घटक को। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया। तो मार्क्स के विचार का जो प्रयोग किया गया अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1990 के दशक में, ध्यान दीजिएगा, 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। भूगोल के 90 के जो दशक होता है इसको भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है आपको बतानी है। तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सर्वाधिक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ये बताना है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कहा गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक है। कौन जनसंख्या परिवर्तन का सूचक है। तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उद्यम स्थान कहलाएगा, ठीक है, उद्गम स्थान। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 10 लाख वर्ष, ठीक है। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना वर्ष लगा था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 100 वर्ष लग गए थे। कितना लग गया था। 100 वर्ष लग गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम आपको बताना है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो सिंगापुर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला सवाल कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य जो है वो सही नहीं है। यानी कि आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, कौन सा गलत है आपको पहचाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग गलत है। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये वाला कथन गलत है। बाकी सारे कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो 15 से 59 वर्ष, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आता है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो लैटविया, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कमी का कारण क्या रहा है। तो ये कमी का कारण रहा है रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षा की कमी। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया कि पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या के कम होने का क्या कारण है। तो कृषि का मशीनीकरण और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर, ठीक है, ये दोनों कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है आपका मानव विकास के प्रमुख तत्व कौन है। तो मानव विकास के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन है आपको बताना है। तो स्वास्थ्य जीवन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, उच्च जीवन स्तर हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मानव विकास के संकेतक कौन है आपको बताना है। तो मानव विकास का जो यहाँ पे संकेतक हो जाएगा वो हो जाए कितने संकेतक हैं। मानव विकास के संकेतक है 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो मानव विकास के 3 संकेतक हैं, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मानव का विकास के द्वारा होता है क्या। परिवार, शिक्षा या फिर समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकास होता है वो शिक्षा के द्वारा होता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो डॉक्टर महबूबुल हक, ठीक है, याद रखना है, डॉक्टर महबूबुल हक। कह रहा है आपसे मानव विकास के सूचकांक के प्रथम स्थान पर कौन है। तो मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान पर कौन है आपको बताना है। तो नॉर्वे। यह अधिकतर आपका पहले स्थान पर रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका लोगों को परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानव विकास। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये कहलाया जाता है मानव सूचकांक द्वारा। किसके द्वारा, मानव सूचकांक के द्वारा। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। यहाँ पर कौन रोपण फसल नहीं है आपको बताना है। तो गेहूं जो है यहाँ पर रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। कौन से देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। तो डेनमार्क में। कहाँ किया गया था, डेनमार्क में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका पुष्पोत्पादन, ठीक है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागर कृषि में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। यह भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
तो सही जवाब हो जाएगा आदिकालीन निर्वाहक कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? यहाँ पर कौन एकल कृषि नहीं है आपको पहचानना है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि में नहीं आता है। खनन की कितनी विधियां हैं आपको बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो 2 विधियां हैं। नेक्स्ट आपका सामूहिक कृषि को कालखोज नाम से कहाँ दिया गया था? तो सामूहिक कृषि को जो कालखोज नाम कहाँ दिया गया था आपको बताना है। तो ये नाम दिया गया था आपको सोवियत संघ में। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कालखोज क्या है, तो उसका आपको बोलना है सामूहिक कृषि बोलना है। तो घुमा करके भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर करके आना है। नेक्स्ट में पूछा है आपसे सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है? तो सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता मिली है आपका डेनमार्क में। कहाँ पे मिला? डेनमार्क में। भूमध्य सागर कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो भूमध्य सागर में उगाई जाने वाली फसल है आपका अंगूर होगा, जैतून होगा, अंजीर होगा। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल में देखिए बोला गया है कि रोपण कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो रोपण कृषि में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय, रबड़, गन्ना। ठीक है, याद रखिएगा, चाय, रबड़, गन्ना। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहा गया आपसे मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? ये भी सवाल एग्जाम में आता है। तो लदांग। क्या आता है? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो फल व सब्जी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। कह रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान है इसको हम लोग कहते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है आपको पहचाननी है? तो यहाँ पे रोपण फसल हो जाएगा आपका कोको। क्या हो जाएगा? कोको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आपसे बोला गया है कि संसार के किस भाग में कृतन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है? खेती। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो ये जो हो जाता है आपका रोपण कृषि का उदाहरण हो जाता है। किसका हो जाता है? रोपण कृषि का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। बुशमैन कहाँ के निवासी थे? ये आपको बतानी है। तो बुशमैन जो निवासी थे वो कहाँ के थे? उत्तरी कालाहारी के निवासी थे। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता उद्योग है वो है आपका पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग है? लघु उद्योग को पहचानिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गलीचे बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है निम्न में से कौन कुटीर उद्योग नहीं है? कौन नहीं है वो आपको पहचानना है। तो कुटीर उद्योग यहाँ पे नहीं होगा चीनी बनाना। यानी कि देखिए दरिया बनाना कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से भी हो सकता है। चटाई भी हाथ से बन सकता है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये भी हाथ से लोग बनाते हैं। लेकिन चीनी बनाना इसमें तो भाई फैक्ट्री में बनती है ये। ठीक है, ये लघु उद्योग नहीं होगा। मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब ये जो मानचेस्टर है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप है? यानी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका औजार बनाना। यानी कि बनाना वर्ड लग गया तो समझ रहे हैं, ये हो गया आपको द्वितीयक में। नेक्स्ट आ गया आपका अगला, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? कौन तृतीय क्रियाकलाप होगा? तो यहाँ पे देखिए व्यापार। व्यापार जो होता है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मतलब कि द्वितीय में नहीं आएगा, यानी कि समझ रहे हो, मतलब वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा। तो मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक आता है क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा। बाकी आप इस्पात का प्रगलन करना, वस्त्र बनाना, टोकरी बनाना, ये सब द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। जहाँ पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा सेक्टर ऐसा है? तो सेवा सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सेवा सेक्टर। अच्छा, वे काम जिन्हें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये चतुर्थ कहलाते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय का अध्यापन है ना, ऑप्शन नंबर ख। निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, वो आपको पहचाननी है। ठीक है, तो यहाँ पे गौ नंबर बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर है, ये गलत है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक है, आइए, स्वर्ण कॉलर का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका संबंध है आपका पंचम क्रियाकलाप से। किससे है? पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कहा गया है कि जिन नगरों में बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका वैश्विक नगर। क्या कहलाएंगे? वैश्विक नगर। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है? पहचानिए। शिक्षा, सूचना, शोध और प्रबंध। शिक्षा, सूचना, शोध और प्रबंध जो है चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। लाल कॉलर कर्मियों का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है?
तो प्राथमिक क्रियाकलाप से है, ठीक है। चिकित्सा पर्यटन है, क्या है? तो चिकित्सा और पर्यटन जो है वो चिकित्सा हेतु पर्यटन है, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल में बोला गया है कि पर्यटन जो होता है वो किस आर्थिक गतिविधि का अंग है। तो ये पर्यटन जो होगा वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कम दूरी एवं डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने में सर्वाधिक सस्ता एवं तीव्रगामी माध्यम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका सड़क परिवहन, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक तो डोर टू डोर वाला है, सेवा प्रदान करना होगा, सबसे सस्ता वाला हो गया, और दूसरा तीव्रगामी माध्यम डोर टू डोर जो होता है वो हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भाप इंजन का आविष्कार किस सदी में हुआ था, ये आपको बतानी है। तो भाप इंजन का आविष्कार हुआ था आपका 18वीं सदी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एंडीज पर्वत या फिर भागों में निम्न में से किस पशु का प्रयोग परिवहन के माध्यम के रूप में किया जाता है? तो लामा। कौन से पशु का उपयोग किया था? लामा पशु का उपयोग किया था। पार महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? ये किन के मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबर्न के बीच से गुजरता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। किस देश में रेल मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? कौन से देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। वृहद ट्रंक मार्ग जाता है, किधर से होकर जाता है? तो वृहद ट्रंक मार्ग जो जाएगा वो किधर से होकर जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, आपको बताना है। तो पेट्रोलियम का परिवहन होता है। चैनल टनल किसको जोड़ता है, आपको बतानी है। तो चैनल टनल पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस नेशनल हाईवे का नाम बताना है जो सबसे लंबा है। नेशनल हाईवे है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला हाईवे है NH7। कौन है? NH7 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेल लाइनों की चौड़ाई के विभिन्न प्रकारों में से मानक गेज की माप कितनी होती है? तो मानक गेज की माप 1.44 मीटर होता है, याद रखना। फेमस क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, आपको बतानी है। तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ है 1869 में। कब हुआ है? 1869 में। कील नहर स्थित है कहाँ में, ये बताइए। तो कील नहर आपका स्थित है जर्मनी में। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि निम्न व्यापार समूहों में भारत किस एक का सदस्य है? तो भारत किसका सदस्य है आपका बताना है। तो भारत जो है वो साफ्टा का सदस्य है। सार्क देशों में शामिल नहीं है कौन? तो सार्क देशों में शामिल नहीं है, बताइए कौन? अफगानिस्तान। कौन शामिल नहीं है? अफगानिस्तान शामिल नहीं है। 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन के उदय किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन। किसका किया गया? विश्व व्यापार संगठन का। 1948 में स्थापित संगठन गेट का पूरा नाम क्या था? तो गेट का जो था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला सवाल और नेक्स्ट सवाल है आपका, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बतानी है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। आयात निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात निर्यात के बीच मूल्यों का जो अंतर होता है उसको व्यापार संतुलन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय के व्यापार के प्रकार को पहचानना है। द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। तो को और खो दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहे हैं निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो कौन से प्रकार की बस्तियां होती है? तो रेखीय बस्तियां होती है, वैसी बस्तियों को रेखीय बस्तियां बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? कौन सी आर्थिक क्रिया है भाई? तो वो प्राथमिक। ग्रामीण बस्तियों में आप देखोगे प्राथमिक क्रिया ज़्यादा होता है, जैसे खेती होती, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं, निम्न में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? कौन से देश में रही है, आपको ये बताना है। तो सिंधु घाटी बस्ती। 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? तो भारत में जो शहर थे वो कितने मिलियन थे, आपको बतानी है। तो 53, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे जो इम्पोर्टेंट है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किसका प्रतिरूप होगा? तो ये जो प्रतिरूप होगा ये होगा आपका वृत्ताकार प्रतिरूप होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवास से संबंधित कौन है? प्राथमिक, ठीक है। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीनुमा पाया जाएगा, ठीक है। टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका भिलाई नगर किस वर्ग का है। अब ये जो भिलाई नगर है ये कौन से वर्ग का है आपको बताना है, तो औद्योगिक नगर का है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का होगा। तो नदी के किनारे जो गांव बसे होते हैं वो रेखीय होते हैं, आपको पता है पहले से। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जमशेदपुर। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो स्थित है वो मुंबई में है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि मेगा नगर की जो जनसंख्या होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 50 लाख से अधिक। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपका, कैनबरा। क्या है, कैनबरा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवालों की ओर, जिसमें इम्पॉर्टेंट होगा वही सवाल हम लोग आगे करते चलेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए है अभी भाग 2 में, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग थी, ठीक है। इतना भी अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, ये निम्नलिखित में से बताना है, इन्हीं चारों में से ऑप्शन बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा आपका गोवा। कौन हो जाएगा, गोवा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो ऑस्ट्रिक, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई। तो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत के कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार की। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई होती है आपको बतानी है। तो 17 भाषाएं जो है वो छपी हुई होती है। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका जलवायु। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 382, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है आपको बताना है। तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है ये बताना है। तो कौन से राज्य की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश की। वर्तमान भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है आपको बतानी है। तो वर्तमान में भारत में जो कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी सवाल अच्छा है, एग्जाम में आता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल रट जाना है ये सवाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। ये जो मेगा नगर होते हैं इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा नगर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया है ये आपको बताना है। कौन सा नगर सबसे बाद में बसा है, तो चंडीगढ़। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, कौन औद्योगिक नगर नहीं है ये आपको पहचाननी है। तो रुड़की जो है वो आपका औद्योगिक नगर नहीं है। भिलाई किस वर्ग से संबंधित है ये आपको बताना है। अब ये जो भिलाई है ये औद्योगिक नगर से संबंधित है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियां जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन पठारी नगर नहीं है। कौन पठारी नगर नहीं है, तो यहाँ पर आपको पहचानिएगा। तो नागपुर जो है वो पठारी नगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। अब यहाँ पर आपको पहचाना है कौन व्यावसायिक नगर है। तो इनमें से जो व्यावसायिक नगर है वो है एम्स्टर्डम। कौन हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है नदी किनारे बसा गांव किसका प्रतिरूप में आएगा। तो ये जो नदी किनारे बसे गांव होते हैं कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया है कि रेखीय होते हैं। कैसा होता है, रेखीय होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बस्तियों में के प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है। कौन सड़कों के किनारे विकसित होता है। तो कह रहा है रैखिक प्रतिरूप, ठीक है। कैसा होगा, रैखिक प्रतिरूप हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक नगर है वो है आपका जेरूसलम। कौन है? जेरूसलम है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नदियों की डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो नदियों के डेल्टाई भाग में जो प्रतिरूप पाया जाता है वो पंखा प्रतिरूप पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवास जो होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। अधिकतर उन लोगों को देखेगा आप लोग नेचर के साथ जुड़े रहते हैं। अगले सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि किसी झील के चारों ओर बसा क्या गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो है वृत्ताकार प्रतिरूप में आता है। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है वो सीढ़ीनुमा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सीढ़ीनुमा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर आपको बताना है कि कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो 71% जल जो है पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है। जल किस प्रकार का संसाधन है ये आपको बतानी है। तो जल जो है आपका वो कैसा संसाधन है? एक चक्रीय संसाधन है। आप उसको देखोगे वो चक्र की तरह घूमता रहता है। बारिश होता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर से बारिश होता है। तो ये एक चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट सवाल है विश्व में भारत का जल संसाधन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 4%। कितना? 4%। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है। अब हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बॉम्बे हाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बतानी है। तो ये जो बॉम्बे हाई ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। ये अंकलेश्वर जो है वो कहाँ पर है आपको बताना है। ठीक है। अंकलेश्वर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है। प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो कौन से राज्य में है। तो असम में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर में। ठीक है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन होगा आपका ताप। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होगा सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो सऊदी अरब में पाया जाता है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मौसम मैग्नीज, मौसम मध्य प्रदेश। अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है। अब ये जो अंकलेश्वर क्षेत्र है ये कहाँ पर है आपको बतानी है। तो ये क्षेत्र है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है, बाकी सब जगह से गुजरेगी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में। रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, याद रखिएगा। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब ये जो झरिया कोयला क्षेत्र है ये झारखंड में है, सबको पता है। नुआ मुंडी लौह अयस्क खान किस क्षेत्र में है। तो नुआ मुंडी भी आपका कहाँ पर है? झारखंड में है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ है आपको बताना है। तो वो है आपका महाराष्ट्र में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? झारखंड है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ अवस्थित है ये आपको बतानी है। तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट है हीराकुंड किस राज्य में है। तो हीराकुंड जो है आपका वो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो काकरापारा जो है वो गुजरात में है, आपको बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है। कौन जो है वो लौह युक्त खनिज है। तो ऑप्शन नंबर क निकेल हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है। ये जो खेतड़ी है वो क्यों प्रसिद्ध है बताइए। तांबा के लिए। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है।
तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये एक सवाल एग्जाम में आपका आता है, ध्यान रखिएगा। कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी कहा जाता है लौह अयस्क को। किसको कहा जाता है? लौह अयस्क को। नेक्स्ट है आपका प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो प्रादेशिक नियोजन का जो संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से है। ठीक है, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ये वर्णित है किस संदर्भ में आपको बताना है? तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो परितंत्र विकास। क्या हो जाएगा? परितंत्र विकास। अब यहाँ से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट चालू होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी आपको बताना है। ये थी 1951 से 1956। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? कौन सी योजना में किया गया ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। रोलिंग प्लान लागू रही कब से कब लागू रही आपको बतानी है। तो ये लागू रही 1966 से 1969 के बीच रही। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई वो की गई 1950 में। द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक का लेखक है मीडोज। कौन है? मीडोज। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? देखिए, अगर कहीं पर ऑप्शन 18 रहेगा और ऐसे रहेगा तो आपका आंसर 18 होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 18 ना आकर के 19 भी रहे तो आपको 19 करना है आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? एक कोलकाता मेट्रो रेलवे को शामिल करने के बाद 19 जो है मंडल हो जाते हैं इसका। ठीक है लेकिन अगर परफेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर 18 ही होगा, 19 आपको ऑप्शन में देखने नहीं मिलेगा। ये अपवाद है, कोलकाता मेट्रो ना अपवाद है, जब इसको आप शामिल करोगे तब ये 19 होगा, लेकिन इसको लोग शामिल नहीं करते हैं, इसीलिए परफेक्ट आंसर आपका 18 है। ठीक है, अगर आप 18 करोगे तो 99.9% चांस है कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 18 ही करना है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है और किन दो स्थानों के बीच है? तो ये जो है आपका गंगा हल्दिया नदी पर है और इलाहाबाद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ है आपका 1995 में। कब हुई है? 1995 में। भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो भारत में सीमा सड़क संगठन बनाया गया 1960 में। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 5846 किलोमीटर। भारत में विश्व का सर्वोच्च सड़क जो है वो कहाँ है? तो भारत में विश्व का जो सर्वोच्च सड़क है लेह मनाली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबी दूरी तय के लिए उपयुक्त है? ये कौन है? तो रेल परिवहन है। किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुआ था 1853। तारीख बोल दे तो 16 अप्रैल। अगले सवाल पे आइए, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? अब तो ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, लेकिन इस अकॉर्डिंग के तहत अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आपका हो जाएगा 66,030। ठीक है, यानी कि अब जो इसका आंसर आएगा वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर ये क्वेश्चन गिरेगा तो, करंट पे आधारित देगा तो। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब ये जो कोंकण रेल है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, है ना। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये है आपका कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है। किस मीटर लाइन में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है? किस में होती है? तो मीटर लाइन में होती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था आपका
1959 में। तो भारत में टेलीविज़न का प्रसारण भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? वो हुई है आपका 1911 में। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, ठीक है। सवाल में लॉजिक है। सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला गया है कि भारत को इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुई थी? तो 1988 में। अगर आपको सवाल पूछ ले कि भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को। सवाल दो टाइप का है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो 1988 को। अगर ये पूछ ले आपका कि आम जनता को, भारत की आम जनता को इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुई थी, तो वो 15 अगस्त 1995 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक तो ये हो गया बात। उसके बाद किस कंपनी ने इसको सुविधा दिया था? तो BSNL ने दिया था। BSNL कंपनी ने ये नेट की सुविधा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यानी कि सबसे प्रदूषित नदी आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य रोग है? यानी कि जल से होता है, तो अतिसार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का एक कारण है वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? तो ये है प्रवास के लिए। ओके, नेक्स्ट है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से प्रदूषण होगा, जल भी होगा, ध्वनि भी होगा, वायु भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपका मृदा लवणता। ठीक है, पर्यावरणीय ह्रास के क्या कारण हो सकते हैं? तो पर्यावरणीय ह्रास के जो कारण हैं वो हैं आपका प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण आघात, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि की माप की जो इकाई है वो है आपका डेसिबल। किस में नापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि विशालतम गंदी बस्ती धारावी कहाँ पर है, आपको बताना है। तो ये धारावी आपका है मुंबई में। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं आपका मोटर वाहन है, उद्योग है, लाउड स्पीकर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है जल प्रदूषण। ठीक है, मुख्य कारण। ये दूसरा सवाल पूछना चाहिए, मतलब ये सवाल ढंग से लिखा नहीं, मतलब अम्ल वर्षा के कारण जो है क्या मुख्य परिणाम होता है? तो जल प्रदूषित हो जाता है अम्ल वर्षा से। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जनित रोग है, आपको बताना है, यानी कि वायु से होता है। तो अतिसार वायु जनित रोग नहीं है, सॉरी अतिसार नहीं है। बाकी श्वसन रोग तो होगा, वायु से होगा। नेत्र श्लेष्मा भी वायु से हो जाएगा। श्वास नलियों की बीमारी भी वायु से होता है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका जो मैप पर काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर आपको मैप वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट में मैप टाइप कर दो। जैसे ही आप लोग कमेंट में मैप टाइप करोगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैराथन मैंने लाया था। सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के सवाल आपको करवा दिए गए हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।